जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिगी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्त, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार। तो आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तथा उत्पाद में एक अवक्षेप का निर्माण करता है। एक मतलब विलयन में से नीचे के तली में एक अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ की सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, उनको जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये विलयन के नीचे में एक अवक्षेप का परत बन जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो घट जाती है, उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन की ह्रास हो रही है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका H2 और O2, उनके अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O यानी कि जल का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा जो अभिकारक है, अभिकारक पक्ष के कौन सा तत्व जो है ये उपचयन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में क्या है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है कहने का मतलब है कि यहाँ पर H2 अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपका यहाँ पर हाइड्रोजन आपका उपचयन हो रहा है। अब दूसरा देखेंगे, कॉपर प्लस O2, उनको अगर गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर का उपचयन हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक भली बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया जो है कि उपचयन अभिक्रिया के विपरीत होता है। वहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की ह्रास होती है। और वहाँ उपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अपचयन है, उपचयन अभिक्रिया का विपरीत भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, उनके तापमान मतलब उनके गर्म करने से आपका कॉपर बनता है और आपका जल बनता है। यानी कि आपका यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है? यानी कि कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ था, ठीक है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड था। लेकिन जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म किए तो ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग होके हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गया और कॉपर ये अलग हो गया। यानी कि आपका यहाँ पे कॉपर का अपचयन हुआ है। ठीक है, कॉपर का अपचयन हुआ है। यहाँ पर कॉपर का अपचयन। सेकंड उदाहरण, जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन, इसको अगर हम लोग
इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आपका जिंक बनता है, उसके बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड है ये तत्व यौगिक। तो आपका अभिक्रिया अगर कार्बन से कराते हैं तो आपका जिंक क्या होता है कि अपचयन होके ऑक्सीजन से अलग हो जाता है और आपका जिंक सिंगल तत्व रह जाता है। इस प्रकार से हम लोग अपचयन अभिक्रिया को आसानी से समझ गए। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक भी भली भांति समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, अभिकारक पक्ष के जो अभिकारक के तत्व जो होते हैं उसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक वो क्या होता है कि अपचयित हो जाता है। उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण लिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं यानी कि उसको गर्म करते हैं तो आपका वो कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ पर वाटर का निर्माण होता है, यानी कि जल का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड एक अभिकारक है और एक अभिकारक आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पहला जो अभिकारक है, पहला अभिकारक क्या हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन का ह्रास होना हम लोग अपचयन पढ़े थे। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन से ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी कि कॉपर अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन का अगर उत्पाद में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना है यानी कि उसको उपचयन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे संचारण क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि घर में हो या बाहर में हो या सड़क में हो, गांव मोहल्ला हो या तो फिर आपके आसपास के वातावरण में हो, किसी भी धातु सबसे पहले तो चमकदार होती है। उसकी धातु में एक चमचमाती गुण पाया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वही धातु हवा के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से वो जो चमचमाती जो धातु है वो लालिमा युक्त हो जाती है। उसमें धीरे धीरे उसमें जो चमक थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो उसमें बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि धातु पूरी तरह से ख़राब होने लगती है। तो बेसिकली यही संचरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर भी जब किसी धातु अपने आसपास अम्ल, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है तब लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और धातु खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, लोहे में जंग लगना। लोहे को भी अगर हम लोग कुछ दिनों तक अगर बाहर रख देते हैं, कितनों भी चमचमाते लोहा क्यों ना हो, अगर हम उनको बाहर में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उसमें भी आप लोग देखने को मिलेगा कि उसमें भी एक जंग चढ़ जाता है, यानी कि लोहा ख़राब होने लगता है, यानी कि उसको जंग लगना बोलते हैं। दूसरा है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, यानी कि चांदी भी आपका संचारण हो जाता है, यानी कि उसमें भी आपका ख़राब होने लगती है। उसमें क्या होता है कि काली परत चढ़ जाती है। और यहाँ पर तांबा के ऊपर भी हरे परत चढ़ जाते हैं, यानी कि तांबा भी आपका ख़राब होने लगती है। अगर बाहर में अगर उसको हवा, नमी उनके संपर्क में अगर रख दिया जाता है तो चांदी और कॉपर जैसे धातु भी ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर संचारण के लिए परिस्थिति, यानी कि किस किस परिस्थिति में अगर उनको रखा जाए तो संचारण होने की संभावना होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नमी की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु की स्थिति और नमी की उपस्थिति में जब हम लोग धातु को यूं ही छोड़ देते हैं तो बेसिकली वो जंग लगेगा ही लगेगा, यानी कि धातु खराब होगा ही होगा। तो उसी प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग संक्षारण। आप लोग भी अपना घर में देखिए कि जब कोई लोहा को हम लोग खरीद के ले आते हैं तो शुरुआत में चमकदार होती है, लेकिन बाद में वही चमचमाती धातु धीरे धीरे उसका जो चमचमाती गुण है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, यानी कि आपका उसमें जंग लगना शुरू होता है। तो यही प्रक्रिया आपका संचारण कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग संचारण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि संचरण के रोकने के उपाय, यानी कि हम लोग किस प्रकार से धातु को खराब होने से हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी कि संचरण को रोकने के उपाय। तो सबसे पहले क्या है कि यशद लेपन। यशद लेपन एक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि किसी भी धातु के ऊपर अगर जिंक का परत अगर उसमें चढ़ाया जाता है तो उस प्रक्रिया को यशद लेपन बोलते हैं। किसी भी धातु को जंग लगने से रोकने के लिए उसमें एक चांदी का परत उसमें चढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं यशद लेपन। दूसरा है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन भी उसी प्रकार से ही है कि धातु को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग विद्युत लेपन उसमें एक परत लगा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जिससे धातु खराब होने से बचाया जा सकता है। और तीसरा धातुओं के ऊपर पेंट करके, यानी कि धातु के ऊपर अगर हम लोग पेंट कर देते हैं, जैसे लोहा के ऊपर पेंट करते हैं हम लोग, गेट वगैरह दरवाज़ा वगैरह लोहा का होता है, टीना का होता है, तो उसको अगर हम लोग पेंट कर देते हैं तो उसमें जंग लगने से हम लोग रोक सकते हैं, और जो हमारा बार बार होने वाले जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ गई होगी यहाँ तक। अब हम लोग जानेंगे कि विकृत गंधिता, यानी कि विकृत गंधिता क्या होता है, ठीक है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि जितने भी वसायुक्त, यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ में वसा अधिक पाया जाता है, और तैलीय पदार्थ, यानी कि तेल में जो तला हुआ जो खाद्य सामग्री होता है, तेल से जो बनाए जाते हैं, तेल में जो तला होता है वो खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं, जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उसमें उपचयित हो जाता है। उपचयित होने से उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं स्वाद में खराब हो जाता है, और उनमें स्वादिष्ट भी ख़त्म होने लगती है। तब ना हम लोग जब किसी होटल में जब समोसा अगर हम लोग खराब समोसा अगर हम लोग लेते हैं तो अगर उसको हम लोग टुकड़ा करते हैं तो उसमें एक सूता धागा टाइप का एक देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है कि विकृत गंधिता, यानी कि हवा के संपर्क में आने से 2-3 दिन तक हवा के संपर्क में आने से उसमें एक समोसा में खराब गंध उत्पन्न होता है, साथ ही साथ उसे वो खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि गर्मियों के दिनों में सब्जी का बदबू का आना, यानी कि जब गर्मियों के दिनों में जब सुबह हम सब्ज़ी पकाते हैं तो शाम तक में वो सब्ज़ी खराब होने लगता है, वो खाने लायक नहीं होता है, उसका स्वादिष्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग जो खाने का सामान है उसको कैसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं बिना खराब हुए। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए खराब ना होने के जो उपकरण होते हैं उनका यूज करके हम लोग उसको बचाएंगे। फिर वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख कर, यानी कि वैसे बर्तन का हम लोग प्रयोग करेंगे जिसमें वायु यानी कि हवा के संपर्क ना कर पाए, उस तरह के बर्तन का उपयोग करके हम लोग उस खाद्य सामग्री को बचा सकते हैं।
तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग द्वारा, यानी कि जब साधारण हवा यानी कि वातावरण का जो हवा है वो खाद्य सामग्री के संपर्क में आ जाती है तो 2-3 दिन के बाद वो क्या होता है कि ख़राब होने लगती है। तो उसके स्थान पर अगर हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं तो उसको अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और शीतलन द्वारा, यानी कि हम लोग अपना अपना घर में फ्रिज वगैरह है, ठीक है, उसमें हम लोग अगर खाना या तो फिर खाद्य सामग्री को अगर रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमेशा ठंडा रहता है, उसमें हवा बाहर की जो हवा है वो संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण वो अधिक दिनों तक रखा जा सकता है। याद रखने की बात है कि यहाँ पर चिप्स की तैली के अंदर नाइट्रोजन गैस का उपयोग की जाती है, यानी कि हम लोग जितने भी कुरकुरे हुए, चिप्स है और आपका जितना भी लेस वगैरह है उनमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि उस खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग का ये पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला दिन किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।